ये नहीं है, पर हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम बिल्कुल भी ना देखें। ठीक है, हल्का फुल्का 2 नंबर का आ गया या कुछ हो गया तो देखना होगा। तो एक तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग लिख लीजिए कि वो आपको देखना होगा। एक मॉड्यूल स्क्रीन पर आ भी रहा, हाँ मॉड्यूल से, और सीएमए का बच्चा अपने मॉड्यूल से देखता जाएगा, बस बातें सुन लो आप। मॉड्यूल तुम्हारा चाहे अलग से दिखा दूंगा तुमको, लेकिन कुछ ही स्पेसिफिक थ्योरी टॉपिक कॉमन ही होता है। ठीक है, सबसे पहले लिखना बेटा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। याद है आपको 11वीं क्लास में जब अकाउंट स्टार्ट हुआ था तो क्या सिखाते थे? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सारी बातें। मैं टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे, आपको बेसिक रीड करना है, कोई पूरी की पूरी 5 नंबर का नहीं आने वाला। 2 से 3 नंबर की थ्योरी आ गई तो आ गई इससे। ठीक है जी। तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है आपने वो पढ़ लिया, और उसके बाद एक दो डेफिनेशन और दे रखे हैं वो पढ़ ली, वो सफिशियंट है अपनी। कि बाय चांस 1 नंबर या 2 मार्क्स का अगर आ गया, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का तो हो जाएगा। ठीक है सर, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आगे बढ़ रहे। प्रोसीजर का कुछ नहीं करना आपको, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग को 1 टाइम रीड कर लोगे तो ठीक है। कि रिकॉर्डिंग होता क्या है, जर्नल एंट्री में डाल के समझ रहे हो। क्लासिफाइंग क्या होता था, लेजर। समराइजिंग ट्रायल बैलेंस बनता है, तो ये वाली चीज है आप बेसिक कर सकते हो, पेपर में तो नहीं आने। ठीक है बच्चे, सुनते जाइएगा, काफी डेटा ऐसे ही आता जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग अगला टॉपिक लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर, पर्पस क्या है सर, क्यों कर रहे हैं सर जी अकाउंटिंग? भाई रिकॉर्ड करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन का जो माइंड है वो सब चीजें याद नहीं कर सकता, तो हम उस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, लॉस निकालना चाहते हैं। और क्या ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देना होता है फॉर टैक्स पर्पज, इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं। अगर लोन लेना है तो बैंकर को दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंट्स के, समझ रहे हो। तो क्या बोल रहे हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। आपको नोट नहीं करना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिख लिया बस, बहुत है। ascertainment of result, ascertainment of financial position, जस्ट ऐसी पूछ रहा हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट, गुड ठीक है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स आपका हो गया। फंक्शंस के अंदर क्या बोल रहे हैं सर, मेजर हो जाता है बिजनेस की परफॉर्मेंस, दोबारा से ऑब्जेक्टिव और फंक्शन सेम जैसे ही चलता है। फोरकास्ट हो जाता है आपका इस साल, मान लो मेरा पिछले साल प्रॉफिट कुछ था, फिर 20% बढ़ा, फिर 20%, तो मेरे को दिख रहा है भाई 20% तो ग्रो कर ही रहा हूँ। फोरकास्टिंग में हेल्प हो जाती है, फंक्शन हो गया। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट डिसीजन कैसे लेती है? आपको क्या लग रहा है, अंबानी जी और ये है क्या, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखते नहीं होंगे? देखते होंगे, लेकिन अकाउंटिंग के अलावा एक्सेल पे भी ये बहुत चीजें देख लेते हैं। एक्सेल एक बहुत पावरफुल टूल है, जितना पावरफुल आपको अकाउंटिंग लग रहा है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल टूल एक्सेल होता है, समझ रहे हो। तो बेसिकली देन कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, अगर हर कंपनी अकाउंटिंग करेगी तो इट विल हेल्प इन कंपेयरिंग। कंट्रोल आ जाता है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेस। क्लियर है बच्चे? तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए। इससे पेपर में अभी बहुत ही कम आ रहा है, पर मैं रिस्क नहीं ले सकता कि मैं बोल दूं रह नहीं, समझ रहे हो। और ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको पढ़ते ही आपको कनेक्ट हो रहा है। कोई ऐसा तो नहीं दे रहा मैं 5 पेज लगातार आप पढ़ रहे हो, वो चीजें तो नहीं। नेक्स्ट इज बुक कीपिंग, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो बेसिकली आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, देखो बच्चे बुक कीपिंग क्या होता है ना, कुछ बच्चे को ध्यान है क्या होता था बुक कीपिंग? थ्योरी में बहुत आता था स्कूल में भी। हाँ, रिकॉर्ड करता था और लेजर भी इसमें आ जाता था। ठीक है, और अकाउंटिंग इससे ब्रॉडर होता था, जैसे जिसके अंदर ट्रेडिंग पीएनएल बन रहा है और ये चीजें, तो अगर देखेंगे बुक कीपिंग के अंदर डिफरेंसेस ये आ सकता है। तो बुक कीपिंग वाले टॉपिक में क्या लिख रहा है बच्चे, बुक कीपिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। और अकाउंटिंग क्या बोल रहा है? Summarizing of recorded transaction. It constitute a base. It is considered a language. Financial statements do not form part of this process. What do you mean by financial statement? ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, वहां तक नहीं है बुक कीपिंग, बुक कीपिंग उससे पहले खत्म हो जाता है। और उसके अंदर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। मैनेजरियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन। आप मुझे बताइए, अंबानी जी को लेजर दूंगा तो वो डिसीजन ले पाएंगे? नहीं। तो वो किस बेसिस पे ले पाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस, मतलब अकाउंटिंग के बेसिस। देर इज नो सब फील्ड, को सब फील्ड नहीं है इसकी, कोई सब फील्ड है देख लेंगे कौन सी। फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी असर्टेन, फाइनेंशियल तो बैलेंस शीट इसमें थोड़ा ना आ रही, और किस में आ रही होगी वो, दूसरे में। तो आपके सामने एक छोटा सा चार्ट बना हुआ जो कि वो समझा रहा है ग्राफ के जरिए। बुक कीपिंग एक छोटा प्रोसेस है,
अकाउंटिंग उससे बड़ा है, अकाउंटेंसी उससे बड़ा है। हमें नहीं जानना अकाउंटेंसी में क्या है, अपने को बुक कीपिंग आना चाहिए था। बुक कीपिंग इज जर्नल एंट्री, लेजर एंड ट्रायल, उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे बस। क्लियर है बच्चे? अगला टॉपिक लिखिएगा, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ये आ सकता है पेपर में, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। कमी है वैसे, लेकिन फिर भी सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। कितनी फील्ड्स होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? ये जो आप लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हो, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट के बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो कि अकाउंटिंग बेसिस पे नहीं हो रहे बल्कि एक्सेल शीट पर हो रहे, सो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, सीएमए के बच्चों ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है ना, कॉस्ट की अकाउंटिंग, कितनी कॉस्ट है, क्या है, वो वाली चीज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, आपको पता है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे टाटा है, आपको क्या लग रहा है कि उनकी जिम्मेवारी नहीं है अपने देश के टुवर्ड्स कि हम इतने स्कूल्स खोले, इतने हॉस्पिटल, सो दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये बहुत टाइम से चल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग आनी चाहिए, मतलब कि अगर मेरे एम्प्लॉइज हैं, मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ तो उसको पीएनएल में डालते हैं। बट ऐसा सोच आ रही है कि अगर वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, अच्छा ये नहीं बोलूंगा, पर मैं उस पर जो खर्चा कर रहा हूँ एक तरीके से मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, कैसे देगा पता नहीं, पर उसको एसेट बना दो आप। मतलब अगर मेरे पास 100 एम्प्लॉई हैं तो मेरी बैलेंस शीट में दिखने चाहिए, दैट्स अ रिसोर्स। समझ रहे हो? बट अभी तक इसके ऊपर कोई साउंड ऐसी चीज नहीं आई है बच्चे। तो आप ये वाला नॉर्मल रीड करेंगे, अंदर का मैं आपको रीड करने को बोलूंगा भी तो एक दो के बाद आपको समझ आ जाएगा कि बैठ गई रीड हो गई। ठीक है बच्चे, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग लिख लीजिएगा। बस ऐसे एक दो चीजें रह गई हैं, फिर मेरे को लिखवाना ही है आप। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, लेंडर्स, ठीक है ना बेटा? तो वाली चीज है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अगला हेडिंग डाल लीजिएगा। अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बता सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट अकाउंटिंग? सो व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स? एग्जैक्टली, इट ओनली रिकॉर्ड्स अमाउंट, इट डज नॉट रिकॉर्ड द क्वालिटी। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव। दूसरा एस्टिमेटेड बेस पर होता है, डेप्रिसिएशन में अमाउंट जो निकाल रहा है कोई एग्जैक्ट थोड़ा ना। लाइफ एस्टिमेटेड, सैलवेज वैल्यू एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड, हाँ जी। हिस्टोरिक डेटा पर होता है, विंडो ड्रेसिंग हो जाती है, मेरी कंपनी मेरे खाते, इसीलिए तो ऑडिट की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो? इट लीड्स टू मैनिपुलेशन अकाउंटिंग डेटा। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे को एकदम से किसी को सेल दिखानी है, तो मैं सेल दिखा दी, मान लो मार्च के महीने सेल दिखानी है, पर मैं कस्टमर को बोला भाई तो अगले महीने वापस कर दूं, मेरा बॉस मेरे को बोलेगा मैं सेल ज्यादा दिखा दी, इन्वेस्टर से पैसा ले लिया, और अगले 2-3 महीने बाद वो गुड्स को वापस ले लिया कि खराब थे, क्वालिटी, मैनिपुलेशन हो गई। आप इन्वेस्टर हो, आप मेरे रिजल्ट देख रहे हो, आपको समझ भी नहीं आएगा, मैं फालतू के लोगों को सेल कर दूंगा, 6 महीने बाद उनसे वापस ले लूंगा वो गुड्स, सेल्स रिटर्न दिखा दूंगा। समझ रहे हो? भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो बड़ी सारी लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द लिमिटेशंस एंड रोल ऑफ अकाउंटेंट्स इन अ सोसाइटी। आपको कुछ नहीं करना बेटे, ये वाले यूनिट से आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ठीक है बच्चे? आइए अब मैं एक आता हूं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हमारा चलेगा, और मुझे आपको ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स लिखवाने हैं। पेपर में आपके इसी के ऊपर आएगा, सीएमए के अंदर भी एमसीक्यू लेवल पर क्यों बोलेगा, बताओ ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, और सेंटेंस दे देगा इट इज एज पर दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए हेडिंग लिख लीजिएगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है, प्रिंसिपल, अभी ऐसा कोई लेना देना नहीं। और सबसे पहला पॉइंट लिख दीजिएगा, एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या होता है बच्चे एंटिटी कॉन्सेप्ट? सेपरेट लीगल एंटिटी that owners are different from the business. It is because of this reason that the contribution of owner is shown on the liability side. भाई अगर दोनों एक होते हैं तो काय बात की लाइबिलिटी दिखाते? समझ रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड अ सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो 2-3 लाइनें इस पे लिखेंगे। पेपर में आपको इसी के ऊपर ही 4 नंबर का उम्मीद लगा सकते हो, स्क्रीन में जो पॉइंट्स है ये 4 नंबर का है। और सीएमए के बच्चे आपके अंदर वो जो पॉइंट लिखा आएगा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा तभी तो बता पाओ। ठीक है, तो एंटिटी कॉन्सेप्ट लिखा बच्चों ने?
चलिए लिखते हैं एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ओनर्स, प्रॉपर लिखना है इधर काम करो, ठीक है ठीक है। एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ओनर्स आर कंसिडर्ड as different from the business. Owners are considered as different from the business. Full stop. Accounting is done for, किसके लिए accounting होती है बच्चों? Business के लिए. Exactly. Accounting is done from business point of view. Full stop. It is because of separate legal entity concept. It is because of separate legal entity concept that owner's contribution is treated as liability of the business. It is because of separate legal entity concept. It is because of separate legal entity concept that owner's contribution is considered as liability of the business. Clear है बच्चे? बाकी एग्जाम्पल है, मान लो ऐसी छोटा एग्जाम्पल बाय चांस एमसीक्यू वालों का तो हो गया इतने में काम, आपको लगे सर 5 नंबर का आ गया, एग्जाम्पल बना देना। एग्जाम्पल, मिस्टर इज द ओनर, ही हैज स्टार्टेड अ बिजनेस इन द नेम ऑफ दिस, तो मिस्टर इज ओनर, वो बिजनेस है, अकाउंटिंग उसके लिए 4-5 लाइनें डल जाएंगी उसमें। समझ रहे हो, इतना लंबा आता नहीं है पर 1-2 नंबर का ही आता है, सफिशिएंट है उसमें। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या होता है बच्चे? एग्जैक्टली, ओनली दोस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। भाई साहब 11वीं 12वीं के कॉन्सेप्ट हैं ये, ठीक है, सारे कर रहे आपने। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, याद आ रहा है कुछ करा था 11th? नहीं, जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरी में होगी ओनली दीज आर रिकॉर्डेड एंड दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। ये लिमिटेशन भी है क्योंकि भाई ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो नॉन मॉनिटरी है पर जिसका इंपैक्ट आ रहा है पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो, अगर दुष्यंत सर और मेरा झगड़ा हो जाए तो क्या हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टाइगर नहीं आएगा, बट विल इट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स? कितना कुछ हो रही है, झगड़ा हो जाता है, क्या सोच सोच के कुछ हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। हाँ, आपके जो ग्राम पंचायत पर क्या था, कौन से वो छिपाई नहीं है बात, नहीं नहीं यार ऐसे मत सोचो, तो बिना जिम जाए भी ठीक है। तो मनी मेजरमेंट के अंदर लिखते हैं एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट only those transactions are recorded in the business, only those transactions are recorded in the business which can be measured in terms of money. Measured in terms of money. Example, कॉमा करके एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश और क्रेडिट, कॉमा रेंट पेड, salary paid, etc. Full stop. Transactions which cannot be measured, transactions which cannot be measured in terms of money are not recorded in the books of accounts.
which is also considered as a limitation of accounting, which is also considered as a limitation of accounting. क्यों बच्चे क्लियर है ना? आई मनी मेजरमेंट डन है जी। अगला लिखते हैं बच्चे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज लॉन्ग, बट मैं वो पूरा बिजनेस खत्म होने के बाद नहीं प्रॉफिट देखूंगा। तो लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल इंटरवल्स एंड दीज इक्वल इंटरवल्स आर एनुअल इंटरवल्स। So basically, we divide the life into equal annual intervals so that we can judge the performance of the business, we can judge the profit of the business, and relevant decisions can be taken on timely basis. Clear है बच्चे? आइए इसको लिखते हैं periodicity concept को। As per periodicity concept, the life of the business should be divided into equal annual intervals. Should be divided into equal annual intervals, which is called financial year, है ना? Financial year यही तो है, ठीक है? Equal annual intervals, which is called financial year. Full stop. It is important uh, to divide the life of the business annually, to divide the life of the business annually, so that owners can take appropriate decisions, on time basis. समझ गए ना बेटे क्या बोल रहा हूं? कितना करा दिया? नहीं, तो सभी बस स्टार्ट ही हुआ है, 3 कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है जी। अक्रूवल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लिखिएगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट जब ट्रांजैक्शन होती है तब रिकॉर्ड नहीं, ये नहीं होता, मतलब और बेटर थोड़ा। एग्जैक्टली ड्यू बेसिस पर हम लोग चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, वेदर पेड और नॉट, इट इज इररिलेवेंट। ठीक है, ठीक है, चलिए लिखते हैं। एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, expenses should be recorded. Expenses should be recorded when it is due. When it is due, irrespective of the fact, whether it is paid or not. मैं पे करा नहीं करा उससे क्या फर्क पड़ रहा है? Irrespective of the fact whether it is paid or not. Full stop. Similarly, incomes are recorded. When it is earned. Incomes are recorded when it is earned, irrespective of the fact whether it is received or not. Full stop. It is because of accrual concept
It is because of accrual concept that there are many concepts. It is because of accrual concept that there are many concepts like outstanding, prepaid, etc. It is because of accrual concept that there are many concepts like outstanding, prepaid, etc. समझ रहे हो? तो क्योंकि भाई तुमने पे करा नहीं करा, खर्चा हो गया तो आउटस्टैंडिंग बन जाता था ना, तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये, ठीक है, फुल स्टॉप. इन इंडिया, इन इंडिया accounting is done as per accrual concept. And not on cash basis. And not on cash basis. तो ये सब सेट है कहानी. चलिए गुड. अगला मर्केंटाइल, और वो आप अक्रूवल कॉन्सेप्ट में ऊपर ही लिख दो, मर्केंटाइल ड्यू बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस. अक्रूवल कॉन्सेप्ट हेडिंग लिखी होगी ना बच्चे, वहीं पे ब्रैकेट में ड्यू बेसिस भी बोला जाता है या मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. हाँ तो कॉमा करके वैसे ही करके सिर्फ नाम लिख दो, ड्यू बेसिस ही लिख दे सिर्फ, और फिर मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट लिख दे. क्लियर है बच्चे? मर्केंटाइल बेसिस. सही है जी, आगे बढ़े. ओके, नेक्स्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट. ये क्या होता है भाई? जो साल पकड़ा उसी साल के खर्चों को उसी साल की इनकम से तो कंपेयर करोगे, तभी तो उसी साल का प्रॉफिट या लॉस आएगा. आप सोचो मैं इस साल में, वो भी कौन सा साल है बेटे, 24-25, अगर मैं 22-23 के खर्चे अभी की इनकम से कंपेयर करूंगा, कोई लॉजिक थोड़ा ना बैठेगा बात का. मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है एक्सपेंस ऑफ 24-25 should be compared with the income of 24-25 so that we get the profit or loss of 24-25. पीएनएल बनाते हुए आप मैचिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान ही तो रखते हो, इसीलिए तो आप आउटस्टैंडिंग बना देते हो, इसलिए तो आप प्रीपेड, मान लो मैंने इस साल आगे के 5 साल की पेमेंट कर दी, तो प्रीपेड बना के उसको बाहर नहीं कर देते थे. मैचिंग कॉन्सेप्ट ही तो. हाँ जी, कंपेयर कर सकता है, पर तू ये नहीं कह सकता कि तू उसके बेस से प्रॉफिट निकाल. ठीक है, तो लिखते हैं बच्चे, एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं ऐसे पेपर में, इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 should be compared with the expenses of, should be compared with the expenses of financial year 24-25 so that profit or loss can be identified, so that profit and loss can be identified for the financial year 24-25. So that profit or loss can be identified for the financial year 24-25. स्टार्ट कैसे करा था आज तो मैचिंग कॉन्सेप्ट लिखा था. और आपको लगे सर ऐसे कैसे चलेगा एग्जांपल, इसके नीचे आप एग्जांपल बना से लिखना मत उसको. एग्जांपल फॉर 24-25 द एक्सपेंसेस आर 5 lakhs and for 24-25 the incomes are 8 lakh. So by applying the matching concept the profit for 24-25 is 3 lakhs. तो हमने उसी साल का खर्चा पकड़ा, उसी साल. समझ रहे हो? ठीक है ना, क्लियर है ना बच्चे. नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. ये इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट वैसे ऊपर वाले भी है, ये सारे इंपॉर्टेंट है. आप ये जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ ये 4 नंबर तो लेके चलो ही चलो आप, पक्की बात है 4 नंबर आते ही आते. गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न क्या होता है बच्चे?
that business will continue for a longer period. ठीक है, इट इज अ जनरल एजम्पशन हर बिजनेसमैन। ठीक है, तो आप पहले इसके बारे में समझ लो, फिर हम लिखेंगे। गोइंग कंसर्न इज वन ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन। एजम्पशन क्या होता है? हर कंपनी को बार बार नहीं बोलना हमारा बिजनेस बहुत लंबा जाएगा, हमारा बिजनेस बहुत लंबा जाएगा। आप बार बार बोल रहे हो तो उसको डाउट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये बार बार अपनी कंपनी के जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं उसमें ये चीज बार बार नहीं बोलने में, कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो कि वी थिंक कि हमारा बिजनेस 40 साल चलेगा, फिर अगले साल फिर इन्वेस्टर आ रहा है, हमें लग रहा है कि 40 साल चलेगा। वो भाई की बार बार बोल रहा है, हमें पता है भाई तू बिजनेस चला रहा है तो यही चाहेगा। बेसिक एजम्पशन है। कोई भी दुकान खोलते किससे खोलते हैं? 6 महीने बाद बंद करूंगा। हाँ हाँ, लेकिन जनरली जो बिजनेसेस होते हैं पर्टिकुलर पर्पस आपको दिखते नहीं है ऐसे। हाँ, जॉइंट वेंचर है, दैट्स वेरी एक्सक्लूडेड। मतलब तेरे को जितनी भी दुकानें दिख रही हैं यहाँ पे, कोई जॉइंट वेंचर में चल रही है क्या? समझ रहे? मेजोरिटी 99% बिजनेस कैसे चल रहे हैं? लॉन्गर रन के हिसाब से चल रहे हैं। रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, गोपाला, व्हाटएवर। ठीक है, व्हाट दे वांट कि बंद हो जाए उनकी दुकान। समझ रहे हो? तो हर बिजनेस, every business, it is assumed that business will continue for a longer period of time, and this is one of the basic accounting assumption. लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है मैनेजमेंट, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा धंधा बंद होने वाला है, ऐसा हो सकता है क्या? पता लग जाता है आपको। कहते बच्चे, हार्ले डेविडसन पता है? हार्ले डेविडसन की बाइक्स जो थी ना, वो एक उसका साइलेंसर एक अमाउंट, एक डेसिबल से ज्यादा था, और सरकार लॉ लेकर आ गई थी भाई ये अलाउड नहीं है, जिस वजह से उन्होंने अपनी बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी। अभी भी आपको बाइक है तो दिख रही है, पर वो दूसरे वेरिएंट में घुस रहा है धीरे धीरे। तो बेसिकली हार्ले डेविडसन ने डिसाइड करा कि भाई हम अपना एग्जिट ही कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या ये एग्जिट कर लिया और कल के दिन ताला लग जाता है? 2 साल लग जाते हैं एग्जिट करने करने में। हार्ले डेविडसन को छोटी कंपनी थोड़ा है, हो सकता है 100 फैक्ट्री हो उसकी यहाँ पे इंडिया में। तो आप मुझे बताइए, मेरा ये प्लान है, इन नेक्स्ट 3 years वी आर फेजिंग आउट आवर ऑपरेशन, नो मोर न्यू इन्वेस्टमेंट्स, नो मोर फैक्ट्रीज, आई स्टार्ट सेलिंग माई एसेट्स। क्या मुझे आपको ये बताना चाहिए या आपको नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए ना, that you are not following going concern. Now it's your, if you are not following, you have to tell me. समझ रहे हो? मैं आपको बताना पड़ेगा, आपको नोट्स टू अकाउंट से बताना पड़ेगा that the company is not following going concern. कितने टाइम में बंद हो जाएगा आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको नहीं बताना गोइंग कंसर्न, अगर आप नहीं कर रहे तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। है जी, ट्रांसपेरेंसी एग्जैक्टली। और अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे तो सारे के सारे एसेट मार्केट वैल्यू पे दिखाने शुरू कर दो बैलेंस शीट में, क्योंकि तुम तो बिकने वाले हो। तुम्हारे तो सारे एसेट करंट एसेट है, मार्केट वैल्यू पे दिखा दो। अच्छा, ये सारे पॉइंट रिलेटेड है। समझ रहे हो? अब लिखना स्टार्ट कर दो। हेडिंग लिख लिया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? वो भी लिख लिया? बोलना तो था ही नहीं। एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये काटनी है लेंगे नहीं, मैं सोच रहा हूँ। चलो, एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, हाँ, एन एंटिटी, नहीं, एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इट इज एज्यूम्ड, it is assumed that the business of the entity will continue for indefinite period of time. The entity will continue for an indefinite period of time, just like adjunction. Continue already indefinite period of time. नहीं, for an indefinite period of time. क्या लिखा हमने? For indefinite period of time. Full stop. It is one of the basic accounting assumption. It is one of the basic accounting assumption. Full stop. If a company is following
if a company is following going concern, it is not required to be disclosed. It is not required to be disclosed in notes to accounts. Okay. It is not required to disclose in notes to accounts. So, however, काफी बढ़िया है। However, if a company is not following going concern, it is mandatory to disclose. It is mandatory to disclose such fact. It is mandatory to disclose such fact in notes to accounts. क्यों साहब समझ आया आपको? आगे लिखिएगा। हाँ जी, such fact in notes to accounts. In case going concern is not followed, in case going concern is not followed, in case going concern is not followed, comma, all the assets and liabilities should be shown at market value. Oh my god, भाई साहब नहीं तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है। एक बार लिख लेते, all the assets and liabilities should be shown at market value. भारत देश के अंदर कॉस्ट कॉन्सेप्ट चलता है। आपने बिल्डिंग खरीदी 1 करोड़ की, 1 करोड़ की दिखाओ, डेप्रिशिएट करते रहो, रिवैल्यू कर रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो कोई आपको बोल नहीं सकता कंपनी के अंदर, आपने मान लो कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, वो बोले रिवैल्यू कर, कंपलसरी नहीं, मेरी मर्जी है। मैंने 5 करोड़ का एसेट खरीदा, मैं डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, 5 करोड़ कैसे निकला? कॉस्ट पे। लेकिन अगर आप बंद कर रहे हो धंधे को, अब वो मार्केट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बस खत्म होने वाले, छोटे छोटे हैं नीचे वाले। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट, पेपर में हिस्टोरिकल कॉस्ट आ जाए तो घबरा मत जाना। एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, assets should be recorded at purchase cost. Assets should be recorded at purchase cost initially. मतलब जब भी तू खरीद रहा है, तूने आज एसी, मान लो हमने एसी खरीदा आज, तो मैं किस पे रिकॉर्ड करूंगा इसको? कॉस्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है, फुल स्टॉप। However, after initial recognition, a company can revalue the assets. However, after initial recognition, a company can revalue the assets. As per revaluation model. As per revaluation model.
मॉडल, MODEL। चाहिए सर, क्लियर है? ऑल क्लियर टिल हियर? वेरी 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 ये बेटे खुद को बोलना। रियलाइजेशन यार ऐसे वो लिखूंगा कि नोट करवाऊंगा। अगला लिखो है डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट। ये डुअल अकाउंटिंग क्या होता है? Every transaction has two effects, one debit and credit. That is called dual accounting system. India follow dual accounting system, and it is because of this concept that our trial balance tallies. It is because of this concept our balance sheet tallies. Clear it? लिख लीजिए। As per dual aspect, क्या होता है dual aspect? सीएस नहीं का जो पेपर देगा फोटो खींच के मुझे तो नहीं भेज देगा ना। As per dual aspect, every transaction has two effects. Comma. Every transaction has two effects, that is debit and credit. It is also called dual accounting concept. It is also called dual accounting concept. Full stop. It is because of dual concept. It is because of dual concept that trial balance tallies and balance sheet always match. It is because of dual concept that trial balance always tallies and balance sheet always match. Full stop. In India, and balance sheet match. Full stop. In India, accounting is done as per dual accounting concept. Okay. इंडिया में एक ही फॉलो होगा क्या बस? हाँ, बाहर अफगानिस्तान सीख रहा है आजकल नए नए। NFRA ICAI का ही एक कंपोनेंट होता है, एक ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, ASB देता है। ये पता नहीं क्या कराएंगे। कौन सा कर लिया? डुअल हो गया ना। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म क्या होता है? हाँ, do not provide for possible incomes but provide for possible losses. लिखिएगा कंजर्वेटिज्म। हाँ, कंजर्वेटिज्म conservatism. As per conservatism concept, a business should provide for मतलब record, should provide for possible future expenses or losses. A business should provide for possible future expenses or
लॉसेस। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर बैड डेट। पैसा डूबा थोड़ा ना भाई, समझ रहे हो? एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर बैड डेट। फुल स्टॉप। किसका? नहीं, डेप्रिसिएशन तू जब यूज कर रहा है तभी कर रहा है, तू फ्यूचर का डेप्रिसिएशन अभी बुक नहीं कर रहा। लेकिन प्रोविजन जो होता है वो होता है कि तेरा फ्यूचर में डूबेगा तो तू अभी रिकॉर्ड कर रहा है या कुछ है, वो डूबा नहीं है वैसा। नहीं, बट स्टिल दैट इज नॉट फ्यूचर एक्सपेंस, समझ रहे? तो वो प्रोविजन फॉर बैड डेट ही बनता है। और क्या होता है, जैसे ग्रेचुटी है, मैंने 5 साल बाद आपको ग्रेचुटी देनी है। हाँ, वो कह सकते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो गया। और ऐसा होता है ना बेटा, अगर आपको पता है ग्रेचुटी होता है, समझते हो ग्रेचुटी क्या होता है? अगर आप जिस भी कंपनी में काम करोगे 5 साल तक करोगे तो आपकी कंपनी आपको ग्रेचुटी देगी। ग्रेचुटी गिफ्ट होता है, लाखों रुपए में मिलता है, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। तो वो तो 5 साल रुकोगे तब है। पर क्या खर्चा आज बना लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, आज ही बना देता हूँ भाई। बताइए, क्लियर है ना? तो आप लिख सकते हो प्रोविजन ऑफ बैड डेट, आगे कुछ लिखा है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कॉमा प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर, हाँ जी, प्रूडेंस भी बोला जाता है। ठीक है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, फुल स्टॉप। नहीं, वो रास्ते में याद करा था। ठीक है, ठीक है, फुल स्टॉप। मैं तो अभी बना रहा हूँ यार इन वर्ड को। किसमें? नहीं नहीं, मतलब बीआरएस क्यों? अच्छा, ठीक है। क्या लिखा हमने अभी? कंजर्वेटिज्म में फुल स्टॉप के बाद अभी, अच्छा ठीक है, वी शुड नॉट प्रोवाइड फॉर, हाँ फुल स्टॉप के बाद आगे, वी शुड नॉट प्रोवाइड फॉर future possible gains. We should not provide for future possible gains unless it is certain to occur. Unless it is certain to occur. Full stop. In India, accounting is done considering conservatism principle. हाँ जी। लेकिन पेपर में तो वो एक ही आएगा ना, तो एक ही बार यूज करेंगे। यार हाँ, मतलब कई कंट्रीज में मतलब अग्रेसिव भी हो सकता है, बुक कर लो या कुछ है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन आईसीआई के मॉडल के हिसाब से इंडिया इंडिया के बारे में बता रहे हैं, पर ऐसे चलता है, समझ, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए नेक्स्ट कौन सा प्रिंसिपल है? क्या होता है भाई कंसिस्टेंसी? जो भी आप प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, ये क्या होता है आपको नहीं पता अभी? ऑल द प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। व्हाई? इट हेल्प्स इन कंपैरिजन। अगर मैं पिछले साल WDV चला रहा हूँ, इस साल SLM कर रहा हूँ, पहली बात तो क्या कर सकता हूँ, क्या चेंज इन प्रिंसिपल पॉलिसीज अलाउड है? अलाउड है। पर क्या ये बार बार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए पिछले साल WDV, इस साल SLM, अगले साल WDV। मैनेजर बोले, ओनर बोलेंगे क्या कर रहा भाई, समझ नहीं आ पा रहा तुम्हें कौन सा मेथड सही है तुम्हारे लिए। एग्जैक्टली जैसे आप इन्वेंट्री के लिए फीफो फॉलो कर रहे हो, अगले साल वेटेड एवरेज, कोई बात नहीं, आपने कोई रीजन दिया ये बेटर है, ठीक है, फिर अगले साल कह रहे हो नहीं नहीं सर फीफो क्या कर रहे हो भाई, क्यों, क्या प्रॉब्लम आएगी? उसके बेसिस पे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन अलग होंगी, प्रॉफिट हिल जाएंगे, ना तो कंपैरिजन होगा और ना ही दूसरी कंपनी से कंपेयर हो पाएगा। ठीक है, सो वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसके अंदर एक दो बातें और भी आएंगी, तो हेडिंग लिखेगा कंसिस्टेंसी। एज पर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, accounting policies
and principles, accounting policies and principles should be followed consistently. which वो जो आपने पहले लिखा ना अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसको लिख दो सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल। एक बार फिर से बोल देता हूँ, एज पर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज and principles should be followed consistently year after year. Full stop. Consistently year after year. Full stop. If same accounting policies are followed, if same accounting policies are followed, और ना सेम की जगह आप मतलब यूनिफॉर्म भी लिख सकते हो, थोड़ा ज्यादा बेटर वर्ड क्या, इफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड, it enables the management to compare its performance, or profits from earlier years and with other organizations also, Next line. A company shall follow same accounting policies. A company shall follow same accounting policies. A company shall follow same accounting policies, comma. However, a company is allowed, to change its accounting policies in the following situations. A company is allowed to change the accounting policies in the following situation. नीचे लिखना ऐसे बुलेट पॉइंट करके, पॉइंट नंबर 1, if it is required by statute होता है law, if it is required by statute. Next point, if it is required by accounting standards, if it is required by accounting standards. Third point, पेपर में आ जाता है कि discuss the cases in which policies can be changed. 3 cases. पहला क्या हो गया बेटे? It is required by statute. It is required by AS, accounting standard. Third, if the management feels that change in accounting policy, if the management feels that change in accounting policies would result in better performance, or would result in better presentation, performance हटा देना बेटा, would result in better presentation of financial, better presentation
and preparation of financial statements. Better presentation and preparation of financial statements. तो मतलब विषय में बहुत लोग फॉलो करेंगे टैक्सेशन का ऐसा नहीं फॉलो करेंगे तो अकाउंटिंग मैनेजर के एनुअल रिपोर्ट कर सकते हैं ठीक है कभी के वाला क्वेश्चन रहेगा आपने किया था ठीक है इसके अंदर के अंदर ना ये लिखा हुआ है कि जो टैक्सेशन का है वो चेंज हुआ है मैं ये मेंशन करता है कि कौन सा मैनेजर है अगर एक वेतन से चेंज हुआ तो फर्स्ट वेतन से चेंज करना है। डिपेंड करता है क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है 3 महीने, हो सकता है कैलेंडर 3 महीने वो, तो वो चीज। जी सर, कंसिस्टेंसी क्लियर है? ओहो, लास्ट आ गए बेटे हम तो बस इस पे। मटीरियलिटी, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि इंस्टीट्यूट से 2 मार्कर चोरी हो जाए, मार्कर तेरा नाम लगा रहे थे क्या चीज? ट्रेन से चार्जर, पटरी चला लेता है घर में रख लेता है पटरी ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर मान लो कि इंस्टीट्यूट में ना मार्कर्स थे, पहले तो क्या होता था बेटे, ये कोविड से पहले ना तो फिजिकली पढ़ाते, ऑनलाइन तो कुछ है भी, जूम क्लासेस और ये जो चल रही है, ठीक है, तो मार्क उसी से ही पढ़ाते थे, डस्टर इंक मार्कर ये सब लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, कुछ कुछ गायब हो जाते होंगे? हो जाते होंगे। कौन ले जाता हो? प्रोजेक्टर भी ले जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपको लग रहा है कि अगर मान लो 2 मार्कर चोरी हो गए तो हर बच्चे के जो भी व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए उसमें लिखे 2 मार्कर चोरी हो गए, आज कोई बाहर नहीं जाएगा, सबके बैग चेक होंगे, ठीक है, और घर से अपने पेरेंट्स से अप्रूवल लेकर आना कि तुमने चोरी नहीं करी। अब मुझे बताओ, क्या इस चीज पे इतनी लंबी बात होगी? सर हाँ, आप भी मार्कर चोरी कर ही सकते हो, ठीक है, एग्जैक्टली मटीरियलिटी की बात। तो सर 2 मार्कर चोरी हो गए, 35 रुपए का मार्कर है, 70-80 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जो भी है चोरी हो गया तो क्या हो गया? लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आज इंस्टीट्यूट खोला और जब शाम हुई तो देखा एक एसी गायब है, अब आप मुझे बताइए, कैमरा देखा जाएगा नहीं देखा जाएगा? हाँ, कैमरा नहीं देखा जाएगा क्यों? जैसे सिक्योरिटी गार्ड से पूछा जाएगा, वो भी गायब, फिर क्वेश्चन सर से पूछा जाएगा, करेगा करो ना गायब, 100% पानी में जाओ बेटे। हाँ, क्वेश्चन सर नहीं करा, ठीक है। तो अगर अगर मैं आपको बोलूं कि अगर एसी गायब हो गया तो ये मटेरियल चीज है नहीं, तो आप मुझे बताइए, अगर एसी गायब हुआ तो कैमरा चेक करा जाएगा, सारे बच्चों का सबसे पहले लिस्ट बनाई जाएगी, किन बच्चों पे शक है, सबसे पहले किसका नाम आएगा? और पीछे है, तेरा वोट ज्यादा आ रहा है। हाँ, किसका? ये सर, एक तो बहुत अच्छा सर, ये एक ऐसी नहीं है, सारी गायब कर देगा। हाँ, वो गायब कर दिया था और रोड को उड़ा दिया था क्लास से। ये जब तूने एडमिशन लिया तब क्यों नहीं बताया? हाँ, रखो। अब वो गायब हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा, ये वैसे एक्सपायर्ड ही है, ठीक है। सो बेसिकली अगर कोई चीज रेलिवेंट ही नहीं है, सर एसी गायब हो गया तो रेलिवेंट है ना। अब मैं आपको कह रहा हूँ एसी रिलायंस जियो के ऑफिस से गायब हुआ, क्या अंबानी जी को फोन करा जाएगा? एसी गायब हो, जल्दी आइए। हाँ, अंबानी जी से बात आएगी, जो से फोन करेगा ना उसकी नौकरी गई बेटा, तो 5 सेकंड लगा देगा, तो उतने में पूरी एसी की कंपनी जितना टर्नओवर करते मैं कर दूंगा। मजाक नहीं कर रहा आपको, वो 40,000 का मैटर देखेगा, वो 5 करोड़ का मैटर भी नहीं देखते अंबानी जी।
आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अगर आप वो देखेंगे कि 1 मिनट में कितने का टर्नओवर हो रहा है, कितने टर्नओवर 100 करोड़ हो रहा होगा शायद से। मे भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बट ऑब्वियसली इन करोड़। मैं 40 हजार का मैटर थोड़ा ना लिखूंगा। कहने का मतलब ये है, जो मैटर हमारे लिए रेलिवेंट है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल नहीं है। सो इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। व्हाट माइट बी मटेरियल फॉर मी मे नॉट बी मटेरियल फॉर एनी अदर। जैसे मार्कर का चोरी होना, जो एकदम नया इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ उसके लिए मटेरियल हो सकता है। सर एक एक मार्कर रूम में रखे थे, 4 रूम थे, 2 मार्कर गायब, रूम 4 है, मार्कर 2 है सर, ऐसा लेना पड़े। समझ रहे हो आप? लेकिन तो बेसिकली मटीरियलिटी वो होता है जिसके बेसिस पे आपके डिसीजंस। आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है? मान लो फैक्ट्री में आग लगी और 20 रुपए का सामान जला। मैं आपको बताऊं, फैक्ट्री में आग लगी, 20 कह रहे, इज इट मटीरियल कि आप हमें बता रहे हो? ये आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, पीएनएल में दिखा रहे हो, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, तो डिपेंड करता है ना स्केल ऑफ बिजनेस पे। मेरे को आपके साथ वो बातें करनी है जो बातों से आपका डिसीजन बदल सकता है। मार्केट में फैक्ट्री में आग लगी और सारी फैक्ट्री खत्म हो गई, क्या बोलूं मैं? मटेरियल है नहीं है? लेकिन अगर मेरी 500 फैक्ट्रीज है तो मे बी इट्स नॉट मटीरियल, मे बी। अगर ऐसी कोई चल छोटी मोटी फैक्ट्री में आग लगी, हो सकता है इन्वेस्टर को ना बता। अकाउंटिंग तो हो ही रही होगी। ये मत सोचो कि क्या ही करनी है अकाउंटिंग, समझ रहे हो? आपने अभी देखा रोज सर ने आई थिंक वीडियो डाली, एबीसी एनालिसिस। क्या होता है ये एबीसी? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहाँ पे जो 1 नंबर का आता है, वो जैसे मैथ्स में कुछ टॉपिक है आपके 1 नंबर के आ रहे हैं, 2 नंबर के आ रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है नहीं। लेकिन जिस दिन वो 10 नंबर के आ गए ना बेटे पेपर में, तो इम्पोर्टेंट नहीं जाओ। तो थोड़ा सा भगवान को भरोसा करके चलना पड़ता है। दैट्स हाउ, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे मटीरियलिटी के अंदर, और भी सारे कॉन्सेप्ट डले हैं हमारे। मटीरियलिटी लिखेगा एज पर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, items which are material, items which are material should be disclosed. Items which are material should be disclosed and presented in the financial statements to the investors. हाँ जी, जा रहे सर आया should be Taliban है the investor presented in the financial, ये आगे लिखो to the investor in financial. Material items are those items which can influence the decision of investors. Material items are those items which can influence the decision of investors. Okay. Material items are those items which can influence the decision of investors. Material item are those items which can influence the decision of investors. Full stop. It is a relative concept. It is a relative concept. That is, an item can be material for one organization. An item can be material for one organization and
non-material for another organization. हाँ जी, an item can be material for one organization, may not be material for another organization. क्लियर है बच्चे? सर कौन सा पॉइंट रह गया हमारा? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट छोटा सा है, बंद कर दूंगा। हाँ चलिए हो गया। और रिमोट है बच्चे इधर? ठीक है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एक बात बताइए, लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे हमारा रियलाइजेशन, फिर उसके बाद मैंने आपको मार्क कराना है। इसी से आप उम्मीद लगा सकते हैं 4 नंबर का आएगा। फिर एक कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटी चैप्टर है, वो भी बोलूंगा या क्या करूंगा पता नहीं, 15 मिनट का चैप्टर है वो। और अभी और भी एक दो चीजें, एक दो फाइल खोलनी है, हो जाएगा खत्म, आ जाएंगे 3 बजे तक तो है ना आपका। ठीक है, रियलाइजेशन के बारे में लिखेगा, नहीं तो फिर इसके बाद ना मैं मार्क फोटो खींच लेना, वो कर लेना, थोड़ा बहुत लिख लेंगे, बरस खत्म कर देंगे। ठीक है, एज पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप सपोज करो आपकी कोई शॉप है, तो शॉप से आप कैश सेल करते हो या क्रेडिट सेल्स करते हो? तो जब क्रेडिट सेल करोगे तो आप इनकम रिकॉर्ड कर लोगे उसी टाइम, क्या एंट्री डालो? क्रेडिटर टू सेल्स। ऑलमोस्ट क्लासेस खत्म हो गई थी, है ना? थोड़ा सा अच्छा आंसर आया तो अच्छा लगे, वो तुम्हें पता ही है, पर ठीक ठीक है, डेटर टू सेल। और आपने जिसको बेचा अगर वो पुलिस वाला है तो भी डेटर टू सेल्स। फिर वो आपको पैसे नहीं देगा तो आप फोन करके क्या बोलोगे, पैसे दे देंगे, फिर बैड डेट कर दोगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, जब आपको बेचते टाइम अगर उम्मीद ही नहीं है पैसा आएगा, तो उसको रिकॉर्डिंग करें। हाँ जी, ड्राइंग से रिकॉर्ड करो, नहीं ड्राइंग का जो भी है, आप रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करते हो जब आपको ये भरोसा होता है, उम्मीद, दैट यू वुड बी एबल टू रियलाइज इट, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अगर आपको लग रहा है रियलाइज ही नहीं होगा तो रिकॉर्ड ही मत करो। आप बोलोगे स्टॉक तो चला गया, हाँ तो कोई ना कोई फैंसी एंट्री हो जाएगी, उस पर फोकस नहीं है मेरा अभी। कहने का मतलब ये है, रेवेन्यू शुड बी बुक्ड व्हेन इट इज सर्टेन दैट इट कैन बी realized. If it is not certain that it cannot be realized, revenue recording, revenue booking should be post. एक बंदा आया कह रहा सर मैं बहुत जरूरी में हूँ, मेरे को अभी दे दीजिए, मैं पैसे मैं जरूर दे दूंगा आपको सर, लेकिन मेरे को 1 महीना लगेगा, मैं श्योर नहीं हूँ मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, मेरी जरूरत है, आप दे सकते हो दे दो, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकती है ना सिचुएशन। तो क्या मुझे रेवेन्यू से उसी टाइम देते हुए करना चाहिए? नहीं, 1 महीना फोन आया सर मेरा सब सही है, मैं आपको पैसे दे दूंगा, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। दैट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। आइए लिखते हैं, एज पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। भाई अगर जब तू सामान बेच रहा है ना और तुझे लग रहा है कि पैसा आ जाएगा, रिकॉर्ड कर ले रेवेन्यू, चाहे 6 महीने बाद है। और अगर जब तू बेच रहा है तेरे को लग रहा है पैसा आएगा नहीं आएगा नहीं पता, तो रिकॉर्ड मत करो रेवेन्यू को। ये सब कुछ नहीं, वो नहीं होता, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं है ये। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं है कि बंद कर रहे हो आप बिजनेस को, वो वाला नहीं है। वो जो हमने डिसोल्यूशन में करा है रियलाइजेशन, वो नहीं। पेपर में बेटे वो लिख देना कि ऑल द एसेट्स आर क्लोज टू रियलाइजेशन, ऑल द लायबिलिटी, वो नहीं है। ठीक है, आइए लिखिए, एज पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड बाय द बिजनेस as per realization concept. Revenue should be recorded by the business when it is certain, when it is certain that the amount of revenue can be realized in cash, when it is certain that the amount of revenue can be
realize in cash. Full stop. If at the time of sale, of goods or services, if at the time of sale, आज तो मैंने बहुत सारे लिखवा दिया चलो, हाँ काफी सही जगह लिखी, हाँ दुष्यंत सर इससे अलग बात है, अभी तो सर मैं बोल रहा था वो के हिसाब से छोटी क्लास, हाँ एक क्लास के अंदर जो है तो लिखते ही रहते हो तो आप तो पहले से ही पढ़े हो आप इफ एट द टाइम तू रहने दे तो सीएमए की मैडम शुरू होगी ना बोलना फिर तो सब सह जाते हो ठीक है इफ एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या लिखा आपने इससे आगे में लिखा ना कॉमा it is not certain if at the time of sale of goods or services it is not certain that amount can be realized it is not certain that amount can be realized I mean there is some uncertainty ठीक है तो उसको ऐसे there is uncertainty on the amount of realization yeah it is not certain that amount can be realized comma revenue recognition should be postponed. Revenue recognition should be postponed. Full stop. Clear है जी? ठीक है ना? ओके तो बेटे वैसे आपको अगर बोलूं इसके अंदर आपको ऐसा करने की कुछ जरूरत नहीं है फिर भी आपका मन करे चलो एक बार हल्का फुल्का रीड कर लेते हैं 2 लाइनें वो आप कर सकते हो पर अगर ये 2 मार्कर में आपने ये लिख दिया तो ठीक नंबर दे देता है ऐसी है कहिए साहब क्लियर है ओके बस बेटे खत्म होने वाला है बेटे बीआरएस इन्वेंटरी किधर थे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यार एक चीज और लिखवानी थी वो अकाउंटिंग एस्टिमेट और करके पता नहीं तुम्हारे में हटा तो नहीं दिया न्यू नहीं क्या हो गया सारे रियलाइजेशन वाला पॉइंट अरे वो भी देखूंगा भी हल्का सा कहीं का एग्जांपल ले रहा हूँ वो भी देख लूंगा समझ रहे वो उससे उससे रिलेटेड नहीं है समझ रहे वो दिखा दूंगा इधर को ठीक है दोस्त चलिए अगला एक बार हेडिंग लिखिएगा अकाउंटिंग पॉलिसीज इससे भी बेटा 2-4 नंबर का उम्मीद लगा सकते हैं टॉपिक ही है वैसे ये हेडिंग अच्छे से अकाउंटिंग पॉलिसीज लिख लो फिर पहले डेफिनेशन देखेंगे उसके बीच में ऐसा डिफरेंस करने का कोई ऐसा ठीक है कन्वेंशन होता है जो पहले से चल रहा है कॉन्सेप्ट्स क्रिएट हो गए तो ऐसा कुछ बोल जाने उसी के अंदर ही बना कुछ ना टॉपिक है मुझे फ्रेमवर्क में नहीं है पता नहीं लिखे हुए 20-25 सवाल है उसी में याद है चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिएगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज मैं बोलूं या बोली दूं या स्पीड बढ़ा के बता दूं फोटो खींच लोगे बोली दूं तो सही है ना चलिए लिखिएगा अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द प्रिंसिपल्स accounting policies are the principles and methods of applying those principles. आप देखेंगे मैं एकदम एग्जैक्ट बोल रहा हूँ स्टार्टिंग की 2-3 लाइन accounting policies are the principles and methods of applying those principles adopted by the enterprise for preparation and presentation of
financial statements. Accounting policies are the principles and method of applying those principles adopted by the enterprise for preparation and presentation of financial statements. Okay. Accounting policies are the principles and methods of applying those principles which are adopted by the enterprise for preparation and presentation of financial statements. Clear है? Full stop. क्या होता है मैं सब समझाता जाऊंगा. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा. Accounting policies are to be disclosed in notes to accounts. Accounting policies are to be disclosed in notes to accounts. Full stop. Next line. Accounting policies are to be disclosed at one place. Are to be disclosed at one place in notes to accounts. Full stop. Accounting policies forms part of financial statements. Financial statement क्या होता है? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट. तो जब नोट्स टू अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, अकाउंटिंग पॉलिसी नोट्स टू अकाउंट में है, तो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया ना. एक बार फाइनेंशियल के ब्रैकेट में लिख भी लो सारी चीजें क्या होती है. ट्रेडिंग, कॉमा P&L, कॉमा बैलेंस शीट, कॉमा कैश फ्लो, कॉमा नोट्स टू अकाउंट्स, कॉमा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी. ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, comma cash flow statements, comma notes to accounts, comma statement of change in equity. ओपनिंग इक्विटी कितना है, ड्यूरिंग द ईयर कितना इशू करा, बायबैक कितना करा, वही कैपिटल की स्टेटमेंट. क्लियर है क्या? किसका? बच्चे ये जो FIFO और वेटेड एवरेज करा वो क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग एस्टिमेट. अब आप बोलोगे सर ये एस्टिमेट क्या आ गया, पेपर में आ सकता है. एस्टिमेट क्या होता है कि यू आर एस्टिमेटिंग समथिंग और आपने मेथड चेंज कर लिया. जैसे कि मैं पूछता हूं, हमने मेथड बदल दिया, WD से SLM. चेंज है ये चेंज इन पॉलिसी है, चेंज इन एस्टिमेट. चेंज इन एस्टिमेट एक टाइम था जब इसको चेंज इन पॉलिसी बोला जाता था. आपको अगर आपकी बुक में दिखे पॉलिसी, तो पॉलिसी वो सही नहीं है. जो भी चेंज होता है ना, या तो उसको बोला जाता है चेंज इन पॉलिसी या तो चेंज इन एस्टिमेट. बड़ा टेक्निकल ग्राउंड्स होते हैं, हमें उसमें नहीं जाना. बट हमने जो पढ़ा है, आपने इन्वेंट्री पढ़ लिया, मॉर्निंग वाले बच्चों ने पढ़ लिया अभी, FIFO और वेटेड एवरेज था. तो अगर मैं FIFO यूज कर रहा हूं, मैं वेटेड एवरेज कर रहा हूं, तो इसको क्या बोलूंगा? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. ठीक है, लिखते हैं एक बार नेक्स्ट लाइन. एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर, examples of change in accounting policies are FIFO method to weighted average method. FIFO method to weighted average method. Second, cost model to revaluation model. FIFO to weighted average. Method change हो गया ना, change in policy. Next, cost model to revaluation model. दो बहुत है. सर मेथड चेंज नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस चेंज को क्या बोला जाता है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट.
आप एक एसेट की लाइफ बदलते हो, चेंज इन एस्टिमेट। प्रोविजन 5 से 8% बना रहे हो, चेंज इन एस्टिमेट। सैलवेज वैल्यू चेंज कर रहे हो, चेंज इन एस्टिमेट। एस्टिमेट में चेंज हो रहा है। क्लियर है? अगली लाइन लिखिएगा। इफ वी आर अनेबल टू फाइंड आउट, if we are unable to find out that whether the change whether the change is change in accounting policy or change in accounting estimate, if we are unable to find out that whether the change is change in accounting policy or change in accounting estimate, comma, we assume change in, क्या मानो अगर पता ना लग रहा हो, change in estimate, we assume change in estimate। ये लॉ में ही लिखो कि अगर आपको नहीं पता लग रहा हो पॉलिसी का चेंज है या एस्टिमेट का चेंज है, तो आप क्या मान लेंगे, चेंज इन एस्टिमेट। और एस्टिमेट में चेंज है, पॉलिसी में चेंज है, इन्वेस्टर को तो बताना ही। और उस चेंज की वजह से आपके प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, लॉसेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, एसेट पे क्या इम्पैक्ट है, लायबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट है, ये भी बताओ। लाइक करंट ईयर वी हैव चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ दिस इस साल डेप्रिसिएशन कम आई है 5 करोड़ से। अगर पहले जैसी चलती तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होती, चेंज करा, डेप्रिसिएशन कम हो गई। कितने से कम हो गई, 5 करोड़। यू हैव टू नोटिफाई, बताना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो? तो ये भी लिखना है आगे। नेक्स्ट लिखेगा, द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज और एस्टिमेट should be quantified should be quantified and disclose in notes to accounts, should be quantified and disclosed in notes to accounts to the investor। क्वांटिफाई मतलब अमाउंट बताए, 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, समझ? क्वांटिफाइड and disclosed in notes to accounts to the investor, so that investor can understand the impact of such change, so that the investor can understand the impact of such change on the profitability and financial position of company, on the profitability and financial position of company। भाई आपने चेंज करा, चेंज कैसे कोई इम्पैक्ट आया, बताओगे नहीं क्या? पहली बात तो एक छोटी सी लाइन, ये चेंज करा, पहले ये बताओगे दिस ईयर वी मेड द फॉलोइंग चेंजेस। ने चेंज करा ना, कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करी ना, तो बताइए आप। और क्योंकि ये चेंज हुआ, इस वजह से मेरे प्रॉफिट पे ये इम्पैक्ट आया, क्योंकि ये चेंज हुआ मेरी बैलेंस शीट में ये इम्पैक्ट आया, आपको बताना पड़ेगा। समझ रहे हो? फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, इफ द कंपनी इज अनेबल if the company is unable to quantify if the company is unable to quantify such impact, because it is impracticable to do so, because it is im practicable
प्रैक्टिकल नहीं है वो, इट्स नॉट लॉजिकल। वो जो ऐसा चेंज है वो इतने मल्टी लेयर्स पे जा रहा है, मैं अमाउंट में नहीं बोल सकता, कॉम्प्लेक्स होता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या लिखा हम लोगों ने? because it is impracticable to do so, comma the fact that company is unable to quantify should be disclosed in notes to accounts. The fact that company is unable to quantify shall be disclosed, is unable to quantify, the fact that company is unable to quantify shall be disclosed in notes to accounts along with reasons. Along with reason क्यों नहीं कर पा रहे क्वांटिफाई? और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स होगा तो नहीं हो पाता, पर बता दो ना, सारी बातें बताओ। दिस ईयर वी हैव मेड चेंजेस, उसके से ये इम्पैक्ट है, डाल दो। या फिर दिस ईयर वी हैव मेड दीस चेंजेस, उस वजह से जो इम्पैक्ट है हम नहीं निकाल पा रहे, बता दो, रीजन के साथ बता दो। क्लियर है बच्चे? ओके, अच्छे पॉइंट है बेटे, सारे के सारे बस खत्म होने वाले बस। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। शेयर कैपिटल नेक्स्ट वीक। और उसमें ना मैं सोच रहा हूँ आपके ना 2 चैप्टर वो जो छोटे कैश बुक सब्सिडरी बुक वो भी डाल दूं। कभी कभी ना 5 नंबर का आ जाता है वो कुछ है, ठीक है, तो वो भी डाल दूंगा। बहुत आसान है, कैश और बैंक तो कैश अकाउंट बनाना है, ठीक है, पेटी कैसे मैं बता दूंगा, वो प्रैक्टिस कर लेना, दिक्कत आएगी तो करा दूंगा, तो मैं कुछ है नहीं उसमें बोलने में। इसमें सारी शायद से बताऊंगी, इसकी शायद होगी तो हैंडल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखिएगा सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। थक गए क्या? खत्म होने वाला बस, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है जी। हाँ बस आखिरी सांस ले रहे बेटे। नेक्स्ट फ्राइडे से पहले पॉसिबल नहीं है, फ्राइडे सैटरडे संडे में से ही होगा। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करा चुका हूं आपको मैं कुछ नहीं बोल रहा, ऐसे ही रीड कर लो और मुझे बता दो समझ आ गया क्या। क्लियर है ना? इसमें 3 चीजें होती थी वो लिखा नहीं हुआ था। चलिए हेडिंग लिखिएगा सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। कहाँ पे? हाँ हाँ, वही वही लिखवानी। चलिए लिखिए बच्चों ने, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब जब आप अकाउंटिंग पॉलिसीज एक कंपनी के लिए सिलेक्ट करोगे तो आपके दिमाग में क्या क्या होना चाहिए, समझ रहे हो? मतलब आप एक पॉलिसी बना रहे हो तो व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग अ या व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। तो लिखिए, देखते हैं एक बार। व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या होगा मैडम? आप पता है ये कहीं ना किसी ने से दूसरे में जो 3 समझाऊंगा ना प्रूडेंस पर आ जाएगा, आप समझ रहे हो? मतलब ये नहीं है कि वो उसी नाम से आएगा। अब देखो मैं 3 चीजें, प्रूडेंस का आ जाएगा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म आ जाएगा, तो आपको लिखना है वो अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग की बनना, समझ रहे हो? ये नहीं है कि अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर ये नहीं है तो नहीं है, पर प्रूडेंस होगा तुम्हारी, प्रूडेंस वो डिस्कस उस एंगल से करवा, ठीक है। चलिए, व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपको जस्ट प्योरली रीड करना होगा और इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन। व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज
Following factors are to be considered. Following factors are to be considered. सबसे पहला प्रूडेंस. क्या बता सकते हैं प्रूडेंस क्या होता है? इट इज वेरी क्लोज टू कंजर्वेटिज्म. ठीक है, कि आपका जेन्युइन बिहेवियर होना चाहिए. जिस तरीके से, जैसे मैं आपको अगर एक चीज पूछूं, सपोज करो बच्चे कि आप ना इंस्टीट्यूट आ रहे हो क्लास के लिए, और आप रास्ते में देख लो कि एक शॉप में आग लग गई है. आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे? वो तो तूने रोड पे उड़ा दी सारा का सारा फायर एक्सटिंग्विशर वाला. हाँ? भाग कर आ जाओ इंस्टीट्यूट. अच्छा. हाँ, उनकी गाड़ी में. अच्छा, वेरी गुड. पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं उस टाइम? लाइव आ जाते हैं इंस्टा पे, रील्स बना लेते, खड़े होके तमाशा देखते. बताओ, वो जाते नहीं ऐसे, मिट्टी नहीं डालते, ये और आग लगा देते. और अगर वही दुकान आपकी होती तो आ गया ना प्रूडेंस. इंश्योरेंस की बात है, चलो बुझाओगे नहीं बुझाओगे तब. अकाउंट्स में अंदर आपका जेन्युइन बिहेवियर होना चाहिए. प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दिखाओ, लॉस है तो लॉस दिखाओ, जो सेल है वो एक्चुअल दिखाओ. दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस. मैं सर लिखवाऊंगा नहीं. ठीक है, आइए. तो आप मुझे बताइए, प्रूडेंस का लॉजिक समझ आ गया आपको? लिखना नहीं है कुछ. नेक्स्ट क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म. इसके ऊपर लिखेंगे सब्सटेंस ओवर फॉर्म में आप लिख सकते हैं रियलिटी. रियलिटी ओवर एविडेंस. फॉर्म का मतलब होता है एविडेंस, सब्सटेंस होता है रियलिटी. रियलिटी ओवर एविडेंस. एक बात बताइए, आप एक कंपनी में गए, उस कंपनी की आप अकाउंटिंग करते हैं, और उस कंपनी में ना एक दिन मतलब ऑफिस की पार्टी हुई, तो आपके हिसाब से कितने रुपए का खर्चा हो पार्टी में? मान लो 10 लोगों की टीम है तुम्हारी, तुम जिस टीम में हो, कितने रुपए का खर्चा होता होगा पार्टी में? जनरली पूछ रहा हूँ, बिग फोर के अंदर क्या लग रहा है? हाँ, अपने नहीं लग रहे तो बोल दो लाख रुपए है. 2-2.5 लाख और ज्यादा? क्या खा लेंगे बेटे 10 लोग ऐसा? 2.5 लाख. 10,000? 20? पर हेड 5,000 ही, 50,000 तो बोल ही दूंगा, क्योंकि हाँ 50,000 ना 10 लोगों का. तुम्हारी हरकत है ना बिग फोर, जा नहीं पाओगे तुम. अब तो बड़ा रिफाइंड वर्ड यूज कर रहा है. ठीक है, आप मेरी बात समझिएगा. एवरेज 5,000 रुपीज पर पर्सन कॉस्ट आ गया. ठीक है, तो 10 लोग की टीम में कितना खर्चा? आपको आपके बॉस ने बिल दिया 5 लाख रुपए का. मतलब बिल दिया आपको 5 लाख का, कि भाई ये पार्टी हुई थी, खर्चा हो गया 5 लाख का. आपने एंट्री डाल दी, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस या पार्टी एक्सपेंस डेबिट टू कैश. क्यों? हो सकता है नहीं हो सकता, आपका तो बिल है. ठीक है, जल्दी बोलो मैडम, क्लास में जल्दी बोलो. ठीक है, ठीक है. आप मेरे को बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब उसने आपको बिल दिया, वो कह रहा है भाई तू मेरे पे डाउट कर रहा है, 5 लाख का बिल है रे. अब मुझे बताइए, आप एंट्री डाल दो? बॉस ने बोला, बिल दे दिया, एविडेंस आ गया, डाल दोगे एंट्री या नहीं डालोगे? डाल दूंगी. अब जब उसकी ऑडिट हुई, तो ऑडिटर आया, कह रही पार्टी कितने लोगों की हुई थी? हमने कहा 10 लोगों की. ठीक है, और उसने कहा कि प्रूफ. आप मुझे बताइए, प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है, बिल है. पर उसने बोला कि आपके पास बिल आ गया, तो आप क्या दिमाग लगाना बंद कर दोगे क्या? 10 लोगों का 5 लाख के बिल की डिटेल देखिए आपने, एक एक पिज्जा 1 लाख रुपए का लगा रखा है.
5 लाख की बाय, फिर मैं तो और अंदर जाऊंगा ना बात के, क्या खा लिया भाई 5 लाख रुपए का। ठीक है, और आप जो कह रहे हो कोई भी ड्रिंक है ये, वो बोलेगा यहाँ पे क्या नाम लिखा और क्या रेट लगा हुआ है ये, आप कुछ भी करोगे क्या? दिस इज कॉल्ड रियलिटी। आप अकाउंटेंट का मतलब ये नहीं होता आपके पास एविडेंस आ गया आप बस फर्जी एंट्रियां डाल रहे हो। फर्जी नहीं बोलूंगा मैं उसे, बट क्या आपने चेक करा, इज इट लॉजिकल? कोई चीज 10-15% ऊपर नीचे होती है समझ आता है, 10 लोग 5 लाख रुपए, 5 लाख में शादी हो जाती है बेटे, पूरे बैंकवेट में 400 लोग खा लेते हैं। शादी का नाम आते ही एकदम दोबारा दिमाग में दुष्यंत सर आ जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है भाई, एविडेंस है, बट क्या आप लॉजिकली सोच रहे हैं? नहीं सोच। तो जब आप पॉलिसीज बनाए, बी लॉजिकल इन, डोंट जस्ट गो बाय द एविडेंस। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मींस, एक लाइन लिख लेते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म लिखा था हमने और कुछ लिखा था उसके अंदर में, फुल स्टॉप। दिस कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन, this concept focuses on logical analysis over the evidences, over the evidences। कहिए साहब, कोई दिक्कत? मटीरियलिटी में आपको सिखा चुका, कुछ 3 नाम याद होने चाहिए। पॉलिसी बनने के लिए 3 दिमाग में चीजें रहती हैं, सबसे पहला प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटीरियल। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके सर, क्या कुछ रह गया क्या बेटे? वैसे तो कुछ नहीं रह रहा, बस एक आध चीज देख रहा हूँ, वैसे तो नहीं है। मैं अभी तुमको रोक दूंगा यहीं पे, अभी बिठा लूंगा तुमको, दिखा दूंगा, अभी आपको जो डाउट आ रहा है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, एक आखिरी चैप्टर कर ही लेते हैं बेटे और खत्म करेंगे बात। हेडिंग डाल लीजिएगा, कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट, खत्म हो जाएगा। मैं वो हाँ लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, लिखवाऊंगा नहीं। आ गए बेटे आप, सारी थ्योरी कर ली आपने। ओ माय गॉड, इतने अच्छे बच्चे मिलते हैं नहीं। मेरा आपसे सवाल, ये वाला तो है ना, कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है? अरे अरे ऐसा नहीं है, तुम्हारा बुकना छोड़ो तुम, अभी दिखा दूंगा उन्हें। तो बेटे लिख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, एमसीक्यू आ जाएगा, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी यही होती है, ठीक है, लिख लेना। हाँ हाँ बिल्कुल लिखना है। लायबिलिटी, प्रोविजन, और एक होता है कंटिंजेंट है, नहीं नहीं, ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? ये तीनों लायबिलिटी तो है, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी दिखती है? बुक्स में मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, इज इट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? क्या लायबिलिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाता है? जैसे कि एग्जांपल, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल जी बिल्कुल दिखाया जाता है। प्रोविजन दिखाया जाता है, प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस। अगर छोटे बच्चे हो, जितना प्रोविजन में देखा तुमने आज तक देखा नहीं है, बट फिर भी ऐसी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लायबिलिटी साइड पे होता है ना जिसको एसेट में से माइनस करके दिखाते हैं।
इसके अलावा भी होता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, जो आज मैंने समझाया आपको। तो क्या प्रोविजन को भी दिखाया जाता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी, एग्जैक्टली, नोट्स टू अकाउंट्स। सो इज इट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नो। शोन का मतलब होता है बच्चे रिकॉग्नाइज्ड या रिकॉर्डेड। ज्यादा अच्छा वर्ड कौन सा है? मतलब क्या इसकी जर्नल एंट्री डलती है तो भाई लायबिलिटी की बिल्कुल डलती है, प्रोविजन की बिल्कुल डलती है, कंटीजेंट लायबिलिटी की नहीं डलती। क्या अमाउंट आपको पता होता है? यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल द लायबिलिटी, डू यू नो द अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल द लायबिलिटी? पता होता है। रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट पता होता है, अमाउंट कितना देना है, सैलरी पता होता है, बिजली का बिल पता होता है, पानी का बिल पता होता है, तो आपको बिल्कुल पता होता है। एंड आई कैन से हमें पता होता है और एकदम एग्जैक्ट पता होता है। आपके पास जो बिल आता होगा उसमें एग्जैक्ट अमाउंट होता है, वही पे करते हैं, दैट्स लायबिलिटी। प्रोविजन में अमाउंट पता होता है, एस्टिमेटेड, सो दैट्स द डिफरेंस। आपको यहाँ पर अमाउंट जो है ऑन एस्टिमेटेड बेसिस पता होता है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी में ऑन एस्टिमेटेड। ठीक है जी। अब थोड़ा सा टेक्निकल आएगा। क्या मैं कह सकता हूं, जैसे अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं, क्या हम लोग को रेंट पे करना होता होगा बच्चे? तो एक ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन वर्ड भी तो बोलते हैं ना, दैट इट्स माय ऑब्लिगेशन टू पे द रेंट। अब ऑब्लिगेशन दो होती, एक होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट का मतलब होता है जिंदा है वो, ऑब्लिगेशन है उसमें कोई डाउट नहीं। और एक होता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन, हो सकता है हो सकता है ना। यानी कि मैं यहीं पे ही अगर आपको लिखवा दूं ना, तो एक तो होता है प्रेजेंट और एक होता है पॉसिबल। प्रेजेंट का मतलब होता है कंफर्म, ये ऑब्लिगेशन है। और पॉसिबल होता है मे और मे नॉट। क्या कह रही है तुम्हारी समझ? हाँ जी, क्या हुआ? क्या लिखूं लाइबिलिटी के अंदर, क्या लिखूं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट, वेरी गुड, लिख दीजिए लाइबिलिटी के आगे प्रेजेंट। प्रोविजन के बारे में प्रेजेंट, आप सारे के सारे नौकरी कर रहे हो, आप सबको 5 साल बाद ग्रेचुटी देनी है, सारे नहीं रुकोगे, कोई तो रुकेगा। एक खर्चा है जो 5 साल बाद आप बंच ऑफ एम्प्लॉयज हो, यू हैव जॉइंड 1000 एम्प्लॉयज हैव जॉइंड, और अगर आप 1000 के 1000 5 साल रुकोगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्रेचुटी। 1000 रुकोगे आप? नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा, कोई भी नहीं रुकेगा, कोई तो रुकेगा। कुछ तो अमाउंट एस्टिमेट बेसिस पर आएगा ही आएगा। प्रोविजन विल अकर, मुझे अमाउंट नहीं पता होता, ग्रेचुटी देनी पड़ेगी मुझे। आज मेरी फैक्ट्री चल रही है, पोल्यूशन है, सरकार ने बोला है जब यहां से जाएगा ना तो ठीक करवा के भेजेंगे तेरे को। आपको क्या लग रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते क्या? फैक्ट्रीज एक्ट ऐसे थोड़ा ना, मजाक थोड़ा ना चल रहा है। आप एनवायरमेंट में इतने पोल्यूटेंट्स डाल रहे हो, कल को आप बंद करोगे ना 5 लाख ट्रीज लगवा दूंगा आपसे, नहीं तो आपकी कैंसिल नहीं करूंगा रजिस्ट्रेशन। इट इज बाउंड टू हैपन। अमाउंट नहीं पता, वो जब उधर उस दिन पहुंचूंगा तब पता लगेगा।
तो इट इज ऑल्सो अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। कई बच्चे समझ आया? व्हाट अबाउट कंटिंजेंट लायबिलिटी? यहाँ पर आप लिखिएगा बिल्कुल पॉसिबल आपका, ठीक है, हो सकता है हो सकता है ना हो। हालांकि होता है कि अब मैं आ जाऊंगा, पर यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्ट बोलूँ पॉसिबल भी हो सकता है। बड़ा अच्छा डिफरेंस दे दिया मैंने आपको। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कंटिंजेंट लायबिलिटी होता क्या है। अभी आप सभी बच्चों का एग्जाम है, सीएमए के बच्चों का एग्जाम है। कौन सी डेट को बच्चे? 15 तारीख। हाँ तो सही है, ठीक है। अगर बच्चों के, अगर किसी के भी 90+ आए, किसमें बेटा? अकाउंट्स में, चाहे सीए या सीएम, उस बच्चे को 11,000 रुपए गिफ्ट दिए जाए। दुष्यंत सर देंगे। अरे सर एकदम से पढ़ने की इच्छा जाग गई थी हमारी। आज जाके लॉक हो गया। ठीक है। नहीं, अगर 90+ आए ना तो जो, अगर मैं कुछ तो कमेंट करूंगा आपको, ठीक है। पर 11,000 रुपए नहीं, फैक्ट है। चलो 11,000 रुपए किसका? हाँ पहले डबल कर देंगे फिर 50 कर देंगे। हाँ जी, 1,000 रुपए, बस 1,000 ही चाहिए, गुड। ठीक है। आप एक चीज समझिए, अगर आपके 90+ आए तो आपको कितने रुपए का गिफ्ट मिलेगा बच्चे? 11,000। और बेटे जिस दिन रिजल्ट आया ना, उस दिन 10 बच्चों के आ गए बेटे 90। समझ रहे हो? तो किस किस को लग रहा है आ जाएंगे बच्चों के 90? तो शायद ही कह रहे मजाक चल रहा है तो कर ही लेते हम भी। हाँ, तो 90+ तक सोच रहा, गुड। नहीं, गुड, अच्छी बात। ठीक है। तो मान लो कि 90+ आ गए, मान लो आलोक जी आपके 90+ आ गए, ठीक है, आ सकते किसी भी, आ सकते हरीश जी के आ गए 90। तो आप फोन करोगे, बताओगे मार्क्स, ठीक है। तो आलोक जी ने, हाँ आएगा, इधर ही आएगा, तो रिजल्ट बताने पैसे लेने वो चाहिए ना। हाँ तो मैं भी प्रोजेक्टर फुलगोल के ले लेगा। ठीक है। सो बेसिकली जब रिजल्ट आया, आलोक जी ने बताया सर पास तो हो ही गया, और कह रहे सर 90+ आए हैं। मैंने कितना है? 92। मैं कहा वेरी गुड यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कह रहे सर कॉन्ग्रेचुलेशंस की बात नहीं है, मैं ना कैश लूंगा, 11,000 लेकर आता। मैं कहा यार बड़े यार आपको, मतलब एक होता है गुरु दक्षिणा, होता है गुरु के लिए तो अंगूठा काट लेते हैं, पैसे लेने आ रहे हैं यार मेरे से। मैंने कहा आलोक जी कैसी बातें कर रहे हो आप, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, आपके नंबर आए, इतनी खुशी हो रही है, पैसे का क्या बात है, आज है कल नहीं है? कह रहा हाँ सर आज ही जाइए। मैंने कहा बेटो तो मैं, हाँ, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी तो फिर, हाँ ठीक है, इवनिंग वाले बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अभी, पर चलो अभी तो यही चलेगा। ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई ऐसे थोड़ा होता है, मैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए करा, ये तो मैं मजाक कर रहा था। तो अब आप बताइए, क्या आप बात को यहीं खत्म कर देंगे? मतलब दुष्यंत सर तो जा ही रहे हैं, ठीक है। क्या आप बोलोगे चलो सर ठीक है सर, एनीवेज थैंक यू सो मच, ठीक है, या आप कोर्ट में केस कर देंगे? नहीं हो सकता, क्यों?
भाई लॉ के टेक्निकल बता रहा हूँ, मुझे नहीं आती भाई लॉ। मैं तो दुष्यंत सर को ये पॉइंट कर लूंगा, लड़ लो केस जाओ। समझ रहे हो? सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं क्या आप इस मैटर को यहीं छोड़ दोगे, मैंने कहा भाई इतना अच्छा रिजल्ट आया यार, खुशी की बात है, आप पैसे की बातें कर रहे हो। हाँ, दुष्यंत सर ज्यादा ले लेंगे? नहीं नहीं, फ्री में लड़ेंगे बेटे वो केस। क्या है, खाली लॉयर है ना, ऐसे ही है, काम मिलना चाहिए बस। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, इधर ही बात खत्म होगी या कोर्ट केस होगा? कोर्ट केस होगा, आलोक जी बोलेंगे आई विल सी यू इन द कोर्ट। ध्यान से सुनिएगा बात। मैटर कोर्ट में चला गया बेटी, और कोर्ट में एक साइड पर है आलोक जी, दूसरी साइड मैंने लॉयर भेजा बेटा दुष्यंत सर। नहीं वो तो अभी ठीक है। तो आप मुझे बताइए, और यहाँ पर है जज। नहीं जज में, जज अपनी प्रिपरेशन जज कर पा रहा है? ठीक है, तो मुझे बताइए, तो ये जो जज है, अब आलोक जी आप क्या बोलोगे कि मेरे को कितने रुपए चाहिए? 11,000। और दुष्यंत सर क्या बोलेंगे? क्या बाहर सेटलमेंट कर लिया क्या आधे आधे में से? ठीक है, सो बेसिकली ऑब्वियसली दुष्यंत सर बोलेंगे कि नहीं करनी पेमेंट है जो भी है। अब आप मुझे बताइए, पैसा 11,000, क्या कह रहे हैं दुष्यंत सर पूछेंगे जज से मैरिड है कि अनमैरिड है? ठीक है, आप मुझे बताइए, शादी कराते हैं। ठीक है अब आप मुझे बताइए, आओ बेटे आओ बेटे आ जाओ, डिजर्व तो कर दो, सीधी 4 लाइनें लिखवा के कर दीजिए। ठीक है, सो बेसिकली आप मुझे बताइए, हम लोग ये कोर्ट केस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये कंफर्म है? नहीं, कंफर्म नहीं है ना। तो बेसिकली ये ऑब्लिगेशन आएगी नहीं आएगी, इट इज नॉट श्योर। और ये कैसे पता लगेगा? ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, जो कि फ्यूचर में आएगा, नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ऐसे बहुत सारे कंपनी के ऊपर केसेस होते हैं जो कोर्ट में होते हैं, सरकार के अगेंस्ट कंपनी केस लड़ रही होती है, सरकार ने इनकम टैक्स के नोटिस निकाल दिए, डिमांड ऑर्डर निकाल दिए, 5 करोड़, 20 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। आप आज के टाइम में बड़ी बड़ी न्यूज देखोगे ना, तो वो जो वोडाफोन के ऊपर कोई केस हो गया, 20,000 करोड़ की डिमांड, स्टॉक मार्केट प्राइस पूरा क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज के ऊपर केसेस होते हैं, बट इज इट अ श्योर लायबिलिटी? उसी तरीके से एड्यू जंक्शन भी ये केस जीतेगा हारेगा नहीं पता, तो वो इस लायबिलिटी को क्या बोलेगा जी? कंटिंजेंट लायबिलिटी। आगे सुन लीजिएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अब मैं थोड़ा टेक्निकल बोलूंगा, पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है ना हो, विच विल बी कंफर्म। एक बार इधर सुनिएगा प्लीज, प्लीज एक बार सुनिए, खत्म हो जाएगा, 2 लाइन में खत्म हो रहा है। सो इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन which will be confirmed on the basis of some future event। future event क्या है? कोर्ट का ऑर्डर आएगा। so it is a possible obligation which will be confirmed on the basis of some future event which is not in the control of company, and it will not be recognized unless it is confirmed, and it is certain that outflow of resources would be required। क्लियर है जी? मैं आपको इसको साइंटिफिक तरीके से डेफिनेशन आपको पेपर में जैसे लिखनी होगी मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार फटाफट देखिएगा। कंटिजेंट लायबिलिटी के 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट समझाया, कंटिजेंट डेफिनेशन बढ़िए। इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, समझ आ रहा है, दैट अराइज फ्रॉम, ये जो मैंने आपको कमिटमेंट कर दी, ये ऑब्लिगेशन क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने कुछ आपको कमिटमेंट कर दी कि आपको 11,000 मिलेगा। दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ विच, मतलब इस ऑब्लिगेशन की एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द।
आपको पेपर में अगर आता है तो इसी तरीके से आपको पहले पॉसिबल ऑब्लिगेशन को समझना। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? खत्म होने वाली बात। और आलोक जी बताइए, अगर ये केस जीत गया तो बढ़िया, कितने रुपए मिलेंगे? इसको बोला जाता है कंटिंजेंट। इंस्टीट्यूट के लिए दैट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, एंड आलोक जी के लिए इट्स अ कंटिंजेंट एसेट। आगे समझिएगा बात को, बस मैं यहीं पे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ और खत्म हो रही है बात। तो आलोक जी के लिए क्या बन रहा है? ये कंटिंजेंट एसेट। हमारे लिए क्या बन रहा है? क्या मैं कंटिंजेंट एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता हूँ? नहीं करता। क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता हूँ? नहीं करता। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होता ना रिकॉर्ड। क्या इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा? मान लो आलोक भी एक कंपनी है बहुत बड़ी, क्या वो डिस्क्लोज करेगा? बिल्कुल करेगा। और क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी भी डिस्क्लोज होती है? बिल्कुल। अब सवाल है डिस्क्लोज कहाँ होता है, और बात खत्म। फुट नोट आप पेपर में यूज मत करना, फुट नोट करके कुछ नाम नहीं होता, नोट्स टू अकाउंट्स होता है पहली चीज। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को कहाँ डिस्क्लोज करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स। और कंटिंजेंट एसेट को डायरेक्टर्स रिपोर्ट। कंपनी की एक रिपोर्ट होती है डायरेक्टर रिपोर्ट, और अगर वो कंपनी नहीं है तो अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट आप लिखेंगे। तो कंटिंजेंट एसेट को कहाँ बताया जाता है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट, और कंटिंजेंट लायबिलिटी को नोट्स टू अकाउंट। ध्यान से सुनते जाइएगा बात को। खत्म हो गई है बस बात, बस मैं आपको रीड कराना है। मैं अभी कंटिंजेंट एसेट पर आ रहा हूँ। कंटिंजेंट एसेट को सिर्फ आपने रीड करना है, यहां से पढ़ लीजिए। वर्ड्स कीवर्ड्स है बच्चे। सबसे पहले क्या लिख रहा है? प्रेजेंट लिख रहा है या पॉसिबल लिख रहा है? बिकॉज इट्स नॉट कंफर्म, नो, इट इज अ पॉसिबल एसेट that arise from past event, and the existing will be confirmed only after the occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain events. और कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या लिख रहा है? एग्जैक्ट अब आपको समझ आ रहा होगा। पॉसिबल लिखा है, that arise from past event, the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of future uncertain event not in the control of the company. Contingent asset is disclosed in डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अगर आपने नोट्स टू अकाउंट लिख दिया तो गलत हो जाएगा। और कंटिंजेंट लायबिलिटीज डिस्क्लोज्ड इन, दो तीन लाइनें लिखवा दूं? ठीक है, बस एक आखिरी बात सुन लीजिए। कंटिंजेंट लायबिलिटी डेफिनेशन सिर्फ पॉइंट नंबर ए नहीं है, पॉइंट नंबर बी भी। और पॉइंट नंबर बी अजीब बात कर रहा है। इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट होता कंफर्म, ये कैसी लायबिलिटी है? प्रेजेंट का मतलब है कोर्ट केस हार गए। प्रेजेंट का मतलब है मुझे पता है लायबिलिटी है, और ये कंटिंजेंट कैसे आई है, पढ़ते क्या सिचुएशन में। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी कैन बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। नॉट रिकॉग्नाइज्ड का मतलब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। व्हाई? इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल। भाई अगर मैं केस हार भी गया ना तो पैसे नहीं देने। मान लो मेरी फैक्ट्री है, पॉल्यूटेंट्स है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, अगर मैं हार गया तो फाइन नहीं है, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो देर इज नो ऑब्लिगेशन, नो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स नहीं है ना, और मैं हार गया हूं केस। आप सोच के देखिए, ऑर्डर आ गया, मैं केस हार गया, और ऑर्डर में लिखा है फैक्ट्री बंद कर दीजिए, क्या रिकॉर्ड करूं मैं? तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? कंटिंजेंट। क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, इन्वेस्टर को पता नहीं लग रहा, ऑर्डर कह रहा है भाई इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी मान और नीचे डिस्क्लोज कर इसको। सो इवन इफ इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन क्या, मुझे बंद करना, ताला लगाना फैक्ट्री, सरकार को किसी को देना नहीं है मैंने कुछ पैसा, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, but it is not probable that outflow would be required to settle the, and second point, a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made। सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैंने देने कितने पैसे, मैं केस हार गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है, अमाउंट ही नहीं पता लगा, एस्टिमेट कर लो नहीं पता लग रहा। आप मुझे बताइए कि आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी डेफिनेशन क्लियर? तो आपको बेटे पेपर में ऐसे ही लिखनी पड़ती है। अगर पेपर में आ जाएगा मैं आपको बता देता, राइट शॉर्ट नोट ऑन कंटिंजेंट लायबिलिटी, राइट शॉर्ट नोट ऑन कंटिंजेंट एसेट,
डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड लायबिलिटी, पढ़ना पड़ेगा आपको, समझा दिए मैंने सारे, प्रोविजन और लायबिलिटी, प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी, और आपका ये सारा का सारा फिर मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए, तो सर जी आपकी सारी की सारी थ्योरी जो है वो सारी की सारी डन है। ठीक है जी, आपको इससे ज्यादा नहीं देखना है, 7-8 नंबर मैक्सिमम जो थ्योरी आनी है इसी में से ही आ जाएगी, कोई 2-4 नंबर का सरप्राइज एलिमेंट आ गया वो समुंदर है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच। सीएमए वाले बच्चे एक बार रुक जाना, और फिर इवनिंग का सिंगल एंट्री शुरू करूंगा मैं। ठीक है बच्चे, कितने बजे करें? 3:30? हाँ, 3:35, 10-15 मिनट चलोगी, ब्रेक ले लो एक बार, है ना? तो इतना रखते हैं बच्चे, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ।